नमस्कार। आज हम एक ऐसी कंपनी के बारे में मिली जानकारी पर बात करने वाले हैं जो भारत के डिफेंस और स्पेस सेक्टर में काफी दिलचस्प काम कर रही है। एस्ट्रा माइक्रोवेव प्रोडक्ट्स लिमिटेड। हाँ बिल्कुल, एस्ट्रा माइक्रोवेव। हमारे पास जो ये जानकारी है, ये कंपनी के फंडामेंटल्स मतलब उसके बेसिक्स और हाल के परफॉर्मेंस पर काफी रोशनी डालती है। और भविष्य की क्या संभावनाएं हैं उस पर भी, खासकर भारत के डिफेंस इकोसिस्टम के लिहाज से। सही कहा। तो आज का अपना मकसद यही है कि इस जानकारी के आधार पर एस्ट्रा माइक्रोवेव की अभी की स्थिति क्या है, फाइनेंशियली कितनी ठीक है, क्या रिस्क हैं और ग्रोथ के क्या चांसेस हैं, इसको जरा गहराई से समझें। चलिए शुरू करते हैं। तो सबसे पहले ये एस्ट्रा माइक्रोवेव करती क्या है, मतलब बेसिक काम क्या है इनका? देखिए, ये हैदराबाद बेस्ड कंपनी है और इनका मुख्य काम है हाई टेक रेडियो फ्रीक्वेंसी मतलब आरएफ और माइक्रोवेव कंपोनेंट्स, सब सिस्टम्स वगैरह डिजाइन करना, डेवलप करना। अच्छा, तो आसान भाषा में कहें तो? आसान भाषा में ये वो जरूरी पुर्जे और सिस्टम बनाते हैं जो रेडार में लगते हैं, मिसाइल इलेक्ट्रॉनिक्स में काम आते हैं, इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर सिस्टम्स के लिए जरूरी हैं और सैटेलाइट कम्युनिकेशन में भी काफी हाईटेक काम है। और इनके ग्राहक वो कौन लोग हैं? ग्राहक काफी बड़े नाम हैं। भारत में देखें तो आईएसआरओ है, डीआरडीओ की कई लैब्स हैं, फिर बीईएल, एचएएल जैसे डिफेंस पीएसयूज हैं। ये सब इनके मेजर क्लाइंट्स हैं। और सिर्फ भारत में या बाहर भी? नहीं, भारत के बाहर भी इनकी पहुंच है। कई इंटरनेशनल डिफेंस कंपनियों को भी एक्सपोर्ट करते हैं। तो ये जो आत्मनिर्भर भारत की बात चल रही है, उसमें तो इनका रोल काफी अहम होगा। बिल्कुल बिल्कुल अहम। जिस तरह की एडवांस टेक्नोलॉजी ये देश में ही बना रहे हैं, वो डिफेंस और स्पेस में बाहर से इंपोर्ट पर हमारी निर्भरता कम करने में सीधी मदद करती है। ये उस मिशन का एक जरूरी हिस्सा है, कह सकते हैं। सही है। अब जरा पैसों की बात करते हैं, मतलब फाइनेंशियल्स की। आपके पास क्या आंकड़े हैं? हाँ, तो फाइनेंशियल्स देखें तो कंपनी का मार्केट कैप यानी बाजार में कुल कीमत अभी लगभग 10,500 करोड़ रुपए के आसपास है। 10,500 करोड़ रुपए। 10,500 करोड़ मतलब मिड कैप कंपनी हुई है। हाँ, मिड कैप रेंज में। और पिछले 12 महीनों का अगर रेवेन्यू देखें, मतलब टीटीएम सेल्स, तो वो करीब 1,095 करोड़ रहा है। लगभग 1100 करोड़ का रेवेन्यू। और प्रॉफिट? नेट प्रॉफिट रहा है करीब 163 करोड़ रुपए। इससे जो प्रति शेयर आय निकलती है, ईपीएस, वो 17.1 के आसपास है। 10,500 करोड़ मार्केट कैप, रेवेन्यू 1100 करोड़ और ईपीएस 17.1। तो इसका पीई रेशो क्या बनता है? क्योंकि मार्केट कैप तो रेवेन्यू का करीब 9-10 गुना लग रहा है। हाँ, यहीं पर बात थोड़ी इंटरेस्टिंग हो जाती है। पीई रेशियो जो जानकारी में है वो करीब 64 से 66 गुना बताया जा रहा है। 64 से 66, ये तो बहुत ज्यादा नहीं है, मतलब नॉर्मली इतना हाई पीई? बिल्कुल, आपका पॉइंट सही है। 64-66 का पीई पारंपरिक हिसाब से तो काफी ज्यादा है। ये साफ दिखाता है कि मार्केट इस स्टॉक से भविष्य में बहुत बहुत तेज ग्रोथ की उम्मीद लगा रहा है। ऐसा क्यों? मतलब इस सेक्टर में ये आम बात है क्या? देखिए, डिफेंस और स्पेस सेक्टर, खासकर आत्मनिर्भर भारत जैसे इनिशिएटिव्स की वजह से आजकल इन्वेस्टर्स को काफी पसंद आ रहा है। तो इस सेक्टर की कई कंपनियों को प्रीमियम वैल्यूएशन मिल रहा है। लेकिन हाँ, एस्ट्रा का पे शायद इस सेक्टर की दूसरी कंपनियों के मुकाबले भी थोड़ा ज्यादा हो सकता है। तो ये दिखाता है कि निवेशकों को इनकी टेक्नोलॉजी, ऑर्डर बुक, इन सब पर बहुत भरोसा है। हाँ बिल्कुल। अच्छा, दूसरे रेशियोज देखें तो रिटर्न ऑन इक्विटी आरओई लगभग 16% है और रिटर्न ऑन एसेट्स आरओए करीब 9.8%। 16% आरओई और करीब 10% आरओए, ये ठीक ठाक है या? ये ठीक ठाक कह सकते हैं। शायद एक्सेप्शनल ना हो, पर बुरे भी नहीं है। नेट प्रॉफिट मार्जिन करीब 15% है, जो इस तरह के टेक्नोलॉजी वाले बिजनेस के लिए, जहां आर&डी वगैरह काफी होता है, एक रिस्पेक्टेबल लेवल है। और कर्ज वगैरह कैसा है कंपनी पर? वो एक पॉजिटिव पॉइंट है। इनका डेट टू इक्विटी रेशियो सिर्फ 0.38 है, मतलब कंपनी पर कर्ज का बोझ ज्यादा नहीं है। इससे उन्हें आगे एक्सपेंशन या इन्वेस्टमेंट के लिए फ्लेक्सिबिलिटी मिलती है। ये अच्छी बात है। हाँ, और उन्होंने हाल में 2.2 रुपये पर शेयर का डिविडेंड भी दिया है। लेकिन अभी के शेयर प्राइस पर यील्ड बहुत कम है, सिर्फ 0.2% के आसपास। तो लगता है कंपनी मुनाफे को वापस बिजनेस में ही लगाना ज्यादा पसंद करती है। हाँ, कम कर्ज तो जरूर अच्छी बात है, खासकर ऐसी कंपनी के लिए जिसे टेक्नोलॉजी में लगातार इन्वेस्ट करना पड़ता होगा। लेकिन आपने आरओई 16% बताया, क्या ये उस 65 वाले पीई को जस्टिफाई करने के लिए काफी है? आमतौर पर हाई पीई वाली कंपनियों से आरओई भी तगड़ा एक्सपेक्ट किया जाता है। ये बहुत अच्छा सवाल है।
देखिए 16% आरओई अपने आप में बुरा नहीं है, लेकिन हाँ 60-65 के पीई के सामने ये थोड़ा कम लग सकता है। शायद इन्वेस्टर्स भविष्य में आरओई में काफी सुधार की उम्मीद कर रहे हैं। कैसे? मतलब सुधार कैसे आएगा? अगर कंपनी अपनी ऑर्डर बुक को प्रॉफिट में अच्छे से बदल पाती है और अपनी ऑपरेशनल एफिशिएंसी बढ़ाती है, तो आरओए बढ़ सकता है, और अगर ऐसा होता है तो वो हाई वैल्यूएशन को सपोर्ट करेगा। समझ गया। अच्छा, जानकारी में 2 और स्कोर का जिक्र था, ऑल्टमैन जी स्कोर और प्योट्रोस्की स्कोर। ये क्या बताते हैं? हाँ, ये दोनों स्कोर मिलकर एक काफी इंटरेस्टिंग तस्वीर दिखाते हैं। ऑल्टमैन जी स्कोर, जो कंपनी के दिवालिया होने का रिस्क मापता है, वो करीब 10.5 है। 10.5? ये तो बहुत ज्यादा हुआ। मतलब अच्छा हुआ। हाँ, ये बहुत ही मजबूत स्कोर है। नॉर्मली 3 से ऊपर का स्कोर सेफ माना जाता है, तो 10.5 का मतलब है कि कंपनी की फाइनेंशियल बुनियाद बहुत मजबूत है और फिलहाल फाइनेंशियल दिक्कत का रिस्क बहुत ही कम है। ये शायद कम कर्ज और ठीक-ठाक प्रॉफिटेबिलिटी का नतीजा है। अच्छा, तो फिर दूसरा स्कोर प्योट्रोस्की? हाँ, प्योट्रोस्की एफ स्कोर। ये 9 पॉइंट का स्केल होता है, जो कंपनी की फाइनेंशियल हेल्थ की क्वालिटी में हाल के ट्रेंड्स को देखता है, जैसे प्रॉफिटेबिलिटी, कैश फ्लो, बैलेंस शीट की ताकत। और यहाँ स्कोर सिर्फ 2 या 3 है। सिर्फ 2 या 3? 9 में से? ये तो कम लग रहा है। हाँ, ये एक कमजोर स्कोर माना जाता है। 7, 8, 9 को मजबूत मानते हैं और 0 से 3 को कमजोर। ये तो बड़ा अजीब है। एक तरफ ऑल्टमैन जी कह रहा है सब बहुत बढ़िया, कंपनी चट्टान की तरह मजबूत है। दूसरी तरफ प्योट्रोस्की कह रहा है कि हाल के परफॉर्मेंस में कुछ गड़बड़ है। इन दोनों को एक साथ कैसे समझें? बिल्कुल, यही दिखाता है कि सिर्फ एक मीट्रिक पर डिपेंड नहीं करना चाहिए। देखिए, ऑल्टमैन जी स्कोर ज्यादातर बैलेंस शीट की मजबूती और ओवरऑल प्रॉफिटेबिलिटी पर फोकस करता है, जो शायद लॉन्ग टर्म स्टेबिलिटी दिखाए। ओके। लेकिन कम प्योट्रोस्की स्कोर अक्सर हाल के ऑपरेशनल परफॉर्मेंस में कुछ कमी दिखाता है। हो सकता है पिछले साल प्रॉफिटेबिलिटी थोड़ी गिरी हो, या कैश फ्लो कमजोर रहा हो, या एसेट यूटिलाइजेशन उतना अच्छा ना रहा हो। इसके कारण क्या हो सकते हैं? कई कारण हो सकते हैं। हो सकता है कंपनी ने किसी बड़े नए प्रोजेक्ट में इन्वेस्ट किया हो, या जिससे कैश फ्लो पर असर पड़ा हो, या डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स में पेमेंट साइकिल लंबा होता है तो वर्किंग कैपिटल फंसा हो, या रॉ मटेरियल कॉस्ट बढ़ गई हो। तो संक्षेप में जेड स्कोर कहता है डूबने का खतरा नहीं है, पर प्योट्रोस्की कहता है कि हाल की ऑपरेशनल एफिशिएंसी और फाइनेंशियल परफॉर्मेंस के कुछ पहलुओं पर ध्यान देने की जरूरत है। अच्छा, ये विश्लेषण काफी मददगार है। मतलब नींव तो मजबूत है, पर हाल की ट्यूनिंग में कुछ काम बाकी है। क्या कंपनी के हाल की तिमाही नतीजों में इसका कुछ असर दिखा? आपने कुछ अपडेट्स बताए थे। हाँ, जानकारी के हिसाब से Q1 FY26 में EPS 1.71 रहा है। ये पिछले साल के इसी क्वार्टर से बेहतर है, तो ये एक पॉजिटिव साइन है। शायद कंपनी उन कमजोरियों पर काम कर रही है जिन पर प्योट्रोस्की इशारा कर रहा था। और डिविडेंड का आपने बताया था 2.20 रुपीस प्रति शेयर। और ऑर्डर बुक का क्या? हाँ, एक और अहम बात यह है कि डिफेंस और स्पेस सेक्टर से कंपनी की ऑर्डर बुक लगातार बढ़ रही है। ये भविष्य के रेवेन्यू और प्रॉफिट के लिए अच्छा संकेत है। बस शर्त यह है कि कंपनी इन ऑर्डर्स को टाइम पर और एफिशिएंटली पूरा कर पाए। और शेयर प्राइस वो कहाँ चल रहा था? जानकारी के मुताबिक हाल में शेयर 1100 रुपए के आसपास ट्रेड कर रहा था, जो जाहिर है उस हाई पी को ही दिखाता है जिसकी हमने बात की। सही। अच्छा, अब जरा शेयर होल्डिंग पैटर्न पर भी बात कर लेते हैं। वो क्या कहानी बताता है? हाँ, वो भी देखना जरूरी है। प्रमोटर्स मतलब कंपनी के फाउंडर्स या उनकी फैमिली, उनकी हिस्सेदारी सिर्फ 6-5% के आसपास है। सिर्फ 6.5%? ये तो काफी कम नहीं है। क्या ये चिंता की बात है? आमतौर पर तो अच्छी प्रमोटर होल्डिंग को अच्छा माना जाता है। हाँ, पारंपरिक रूप से देखें तो कम प्रमोटर होल्डिंग को थोड़ा नेगेटिव देखा जा सकता है। ये मैनेजमेंट के फैसलों या लॉन्ग टर्म विजन पर सवाल उठा सकता है, लेकिन इसके दूसरे पहलू भी हैं। कई प्रोफेशनली मैनेज्ड कंपनियों में ऐसा होता है। जरूरी ये है कि मैनेजमेंट की क्वालिटी कैसी है और क्या इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स भरोसा दिखा रहे हैं। तो इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स का क्या हाल है? FIIs, DIIs? इस मामले में फॉरेन इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी FIIs की होल्डिंग करीब 6% है, बहुत ज्यादा नहीं है। लेकिन डोमेस्टिक इंस्टीट्यूशनल इन्वेस्टर्स यानी DIIs जैसे म्यूचुअल फंड, इंश्योरेंस कंपनियां, उनकी हिस्सेदारी करीब 15% है और वो धीरे धीरे बढ़ रही है। अच्छा, DIIs की हिस्सेदारी बढ़ रही है। हाँ, और DIIs का बढ़ता इंटरेस्ट एक पॉजिटिव संकेत माना जाता है, क्योंकि ये लोग काफी रिसर्च के बाद ही इन्वेस्ट करते हैं। और पब्लिक
रिटेल इन्वेस्टर्स? हाँ, सबसे इंटरेस्टिंग बात यह है कि पब्लिक यानी हम, आप जैसे रिटेल इन्वेस्टर्स की हिस्सेदारी करीब 30% है। 30%? ये तो बहुत ज्यादा है। हाँ, ये काफी हाई है। दिखाता है कि आम निवेशकों में स्टॉक को लेकर काफी उत्साह है, शायद आत्मनिर्भर भारत और डिफेंस थीम की वजह से। हालांकि इतनी ज्यादा रिटेल होल्डिंग से कभी-कभी स्टॉक में वॉलेटिलिटी मतलब उतार चढ़ाव भी बढ़ सकता है। तो शेयर होल्डिंग भी एक मिलीजुली तस्वीर दे रहा है। कम प्रमोटर, ठीक-ठाक एफआईआई, बढ़ते डीआईआई और बहुत हाई रिटेल। ये डीआईआईस का बढ़ता भरोसा जरूर नोट करने लायक है। बिल्कुल। अब आते हैं भविष्य की संभावनाओं पर, जो शायद इस हाई वैल्यूएशन का असली कारण है। हाँ, बताइए। सबसे बड़ा फैक्टर तो भारत का बढ़ता डिफेंस बजट है और आत्मनिर्भर भारत पर सरकार का जोर। डिफेंस मिनिस्ट्री लोकल खरीद को प्राथमिकता दे रही है, जिसका सीधा फायदा एस्ट्रा जैसी कंपनियों को मिलना चाहिए। और एस्ट्रा इन्हीं एरिया में है। एग्जैक्टली। एस्ट्रा इन्हीं खास एरियाज में काम करती है। तो जैसे जैसे हमारी आर्म्ड फोर्सेस और इसरो मॉडर्नाइज हो रहे हैं, एस्ट्रा की एक्सपर्टीज की डिमांड बढ़ने की काफी संभावना है। और तीसरा पॉइंट? तीसरा, जैसा हमने पहले डिस्कस किया, कंपनी की बैलेंस शीट मजबूत है, ऑल्टमन जी स्कोर हाई है, कर्ज कम है। इससे उन्हें नए मौके भुनाने और अगर कोई इकोनॉमिक झटका आता है तो उसे झेलने की ताकत मिलती है। लेकिन चुनौतियां भी तो होंगी। बिल्कुल, संभावनाओं के साथ चुनौतियां भी हैं। जैसा प्योटर्स्की स्कोर ने इशारा किया, ऑपरेशनल एफिशिएंसी और कैश फ्लो मैनेजमेंट सुधारना बहुत जरूरी होगा। सिर्फ ऑर्डर जीतना काफी नहीं है, उन्हें टाइम पर और प्रॉफिट के साथ पूरा करना भी जरूरी है। हाँ, ये डिफेंस कॉन्ट्रैक्ट्स तो वैसे भी कॉम्प्लिकेटेड होते होंगे। हाँ, और उनमें पेमेंट में देरी भी हो सकती है, जिससे वर्किंग कैपिटल साइकिल पर असर पड़ता है। इस पर कंपनी को ध्यान देना होगा। और कंपटीशन? क्या इस फील्ड में और भी प्लेयर्स हैं? जरूर है। भारत में ही BEL जैसी बड़ी सरकारी कंपनी है और कुछ प्राइवेट प्लेयर्स भी आ रहे हैं। और ग्लोबली तो बहुत बड़ी बड़ी कंपनियां हैं। हालांकि एस्ट्रा का फोकस खासकर माइक्रोवेव और RF टेक्नोलॉजी पर है, जो उसे एक अलग पहचान देता है। पर कंपटीशन तो हमेशा रहेगा, खासकर बड़े कॉन्ट्रैक्ट्स के लिए। उन्हें लगातार इनोवेट करते रहना होगा। ये सब देखते हुए जानकारी में शेयर प्राइस के कुछ अनुमान भी दिए गए थे। वो क्या कहते हैं? हाँ, स्रोत के अनुसार शॉर्ट टर्म में मतलब अगले 1-2 साल में शेयर प्राइस 1200 से 1300 रुपए तक जा सकता है। ओके। और मीडियम टर्म 3 से 5 साल? मीडियम टर्म में 1500 से 1800 रुपए। और लॉन्ग टर्म यानी 2030 तक अगर कंपनी ऑर्डर बुक और प्रॉफिट लगातार बढ़ाती रहती है तो शेयर 2500 से 3000 रुपए या उससे भी ऊपर पहुंच सकता है, ऐसा अनुमान है। 2.5 से 3,000। लेकिन ये तो सब अनुमान ही है ना? हाँ बिल्कुल, ये अंडरलाइन करना बहुत जरूरी है कि ये सिर्फ अनुमान है, कोई गारंटी नहीं। ये इस उम्मीद पर आधारित है कि कंपनी लगातार हाई ग्रोथ दिखाएगी, प्रॉफिटेबिलिटी बनाए रखेगी या सुधारेगी और ऑर्डर बुक को सक्सेसफुली पूरा करेगी। इनमें से कहीं भी चूक हुई तो ये टारगेट शायद न मिले। और वैल्यूएशन वाली बात भी है ना? एग्जैक्टली। स्टॉक पहले से ही बहुत प्रीमियम वैल्यूएशन पर है। इसे जस्टिफाई करने के लिए कंपनी पर लगातार उम्मीदों से बेहतर करने का प्रेशर रहेगा। कोई भी नेगेटिव खबर या परफॉर्मेंस में कमी का शेयर प्राइस पर बुरा असर पड़ सकता है, खासकर जब रिटेल होल्डिंग इतनी ज्यादा हो। तो इन अनुमानों को बस एक संभावना की तरह देखना चाहिए। बिल्कुल सही कहा। ये अनुमान हमेशा अगर मगर के साथ आते हैं। तो चलिए, अब तक जो हमने बात की उसे समेटते हैं। एस्ट्रा माइक्रोवेव एक टेक्नोलॉजी बेस्ड कंपनी है, भारत के स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट डिफेंस और स्पेस सेक्टर में एक खास जगह रखती है। हाँ, इसमें हाई ग्रोथ की काफी पोटेंशियल दिखती है। कारण है सरकार का स्वदेशीकरण पर फोकस, बढ़ता डिफेंस बजट और मॉडर्न टेक्नोलॉजी की डिमांड। क्लाइंट्स बड़े हैं, टेक्नोलॉजी जरूरी है। सही है। फाइनेंशियली देखें तो नींव मजबूत लगती है। ऑल्टमन जी स्कोर बहुत अच्छा है, कर्ज कम है, लेकिन वैल्यूएशन बहुत बहुत प्रीमियम है। पीई बहुत हाई है, जो भविष्य की बहुत ऊंची उम्मीदों पर टिका है। और साथ ही कुछ ऑपरेशनल एफिशिएंसी मैट्रिक्स जैसे पीट्रॉस की स्कोर कम है, आरओई उस पीई के मुकाबले शायद उतना इंप्रेसिव नहीं लगता, और कैश फ्लो मैनेजमेंट, इन एरियाज में सुधार की जरूरत साफ दिखती है। शेयर होल्डिंग पैटर्न में कम प्रमोटर और हाई रिटेल होल्डिंग भी ध्यान देने वाली बातें हैं। आपने बिल्कुल सही तरीके से इसे समअप किया है। ये कंपनी वाकई अवसर और जोखिम का एक दिलचस्प मिक्सचर है। एक तरफ भारत की डिफेंस और स्पेस महत्वाकांक्षाएं, आत्मनिर्भर पर फोकस और कंपनी की अपनी टेक एक्सपर्टीज, ये सब मिलकर इसके लिए एक बहुत पॉजिटिव माहौल बनाते हैं। इसमें एक एक्साइटिंग ग्रोथ स्टोरी बनने का पोटेंशियल है।
और दूसरी तरफ वो एक्सट्रीम प्रीमियम वैल्यूएशन एक बड़ा रिस्क है। कंपनी को इसे जस्टिफाई करने के लिए लगातार आउट परफॉर्म करना होगा। ऑपरेशनल एफिशिएंसी में सुधार, खासकर प्रॉफिटेबिलिटी और कैश फ्लो में, बहुत क्रिटिकल होगा। डिफेंस सेक्टर में कॉन्ट्रैक्ट हासिल करने और उन्हें टाइम पर पूरा करने की अपनी चुनौतियां हैं, और हाई रिटेल होल्डिंग से वॉलेटिलिटी का रिस्क भी जुड़ा है। इन्वेस्टर्स को इन सब पर नजर रखनी होगी। बिल्कुल। ये सब सोचते हुए एक आखिरी सवाल मन में आ रहा है। ये देखते हुए कि कंपनी की टेक्नोलॉजी डिफेंस और स्पेस के फ्यूचर के लिए इतनी ज़रूरी है, और साथ ही इसके फाइनेंशियल इंडिकेटर्स कुछ मिले जुले, कुछ बहुत मजबूत, कुछ में सुधार की गुंजाइश, तो भविष्य में सिर्फ मौजूदा तरह के ऑर्डर लेते रहने के अलावा वो कौन सा स्ट्रैटेजिक कदम हो सकता है जो एस्ट्रा माइक्रोवेव की ग्रोथ को वाकई अगले लेवल पे ले जा सके? ये बहुत अच्छा सवाल है। शायद एक डायरेक्शन ये हो सकता है कि कंपनी सिर्फ कंपोनेंट्स और सब सिस्टम बनाने से आगे बढ़कर ज़्यादा इंटीग्रेटेड सिस्टम्स या पूरे सॉल्यूशंस देने की तरफ जाएं। इससे वो वैल्यू चेन में ऊपर जा सकती हैं, मार्जिन बेहतर हो सकते हैं। अच्छा, मतलब सिर्फ पुर्जे नहीं, पूरा सिस्टम। हाँ, कुछ वैसा। दूसरा, शायद एक्सपोर्ट पर और ज़्यादा फोकस करना, जिससे सिर्फ इंडियन डिफेंस बजट पर डिपेंडेंसी कम हो और ग्लोबल मार्केट में पहचान बने। टेक्नोलॉजी के लिहाज से टेक्नोलॉजी में शायद नेक्स्ट जेन एरियाज में जल्दी बढ़त बनाने पे फोकस करना, जैसे क्या कहते हैं, डायरेक्टेड एनर्जी वेपन्स के लिए आरएफ सिस्टम या क्वांटम रेडार पर काम करना, या 6G कम्युनिकेशन के लिए स्पेस कंपोनेंट्स बनाना। ये स्ट्रेटेजिकली इंपॉर्टेंट हो सकता है। या फिर जैसे आजकल जियोपॉलिटिक्स बदल रही है, उसे देखते हुए क्या कुछ खास तरह की इलेक्ट्रॉनिक वॉरफेयर या काउंटर ड्रोन टेक्नोलॉजी पर फोकस करना ज़्यादा फायदेमंद हो सकता है? ये सोचना इंटरेस्टिंग है कि फ्यूचर की डिमांड किधर जाएगी और एस्ट्रा खुद को उसके लिए कैसे तैयार करती है। ये सिर्फ ऑर्डर बुक बढ़ाने से आगे की बात है। बिल्कुल, स्ट्रेटेजिक विजन और सही टेक्नोलॉजी पर दांव लगाना ही एस्ट्रा माइक्रोवेव को अपनी पूरी क्षमता तक पहुंचने और उस प्रीमियम वैल्यूएशन को सही मायने में कमाने में मदद करेगा। ये निश्चित रूप से एक ऐसी कंपनी है जिस पर नजर रखी जानी चाहिए।